Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor Kamla College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के लिए राष्ट्रकूट राजवंशों से संबंधित जो चर्चा करते हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग राष्ट्रकूटों के शासन प्रबंधन, धर्म, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में जो उनके योगदान है उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारतीय जो इतिहास है इसमें राष्ट्रकूट राजवंश जो है दक्षिणापथ में सर्वाधिक गौरवशाली युग का प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रकूट राजवंशों का युग है इसमें बहुत सारे महान शासक हुए और जिन्होंने बहुत सारे अपनी विजय पताका दक्षिण तक फैलाई। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का इन्होंने विजय किया। अपने समय के गुर्जर प्रतिहार और पाल जो राजवंश थे, बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंशों को इन्होंने पराजित किया। फिर चोलों के भी एक भाग पर आधिपत्य स्थापित किया। चोलों को भी इन्होंने पराजित किया और उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। एक भाग पर उनका आधिपत्य हमें इससे मिलता है कि सुदूर दक्षिण में इन्होंने विजय करते करते राष्ट्रकूट नरेशों ने रामेश्वरम तक का विजय कर लिया था, क्योंकि वहाँ कृष्णेश्वर और अन्य मंदिरों का हम देखते हैं कि इन शासकों ने निर्माण कराया था। इन कैबिले की साक्ष्य वहाँ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का जो यह समय है प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इन शासकों ने इस दक्षिणापथ के क्षेत्र में और सुदूर दक्षिण तक भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उत्तर भारत में कन्नौज तक इन्होंने अपने आक्रमण किए और इस प्रकार एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का इन्होंने निर्माण किया था और इस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखा था। अगर हम राष्ट्रकूटों के शासन प्रबंधन की बात करें तो देखते हैं कि जो राजा है सर्वोच्च होता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका इत्यादि सभी जो का केंद्र राजा होता था। और इस समय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं कि इस समय तक जो सामंतवाद था उसकी प्रतिष्ठा एकदम पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। तभी तो राजा, महाराज, अधिराज, परम भट्टारा की ताज जैसे सम्मान प्रभुपाल धारण करते थे। फिर धारा वर्ष, अकाल वर्ष, सुवर्ण वर्ष, विक्रमावलोक, जगतुंग जैसी उपाधियां ग्रहण किया करते थे। राजा सर्वोच्च अधिकारी था, इसी के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका थी और यह मंत्रिपरिषद के सहयोग से काम करता था। इसके पास एक केंद्रीय प्रशासन के बहुत सारे कर्मचारी रहते थे और इसके राज्यसभा में ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण था इसका राज्यसभा। और इसमें सामंत, राजदूत, मंत्री, अधिकारी जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों थे, कवि, वैद्य, ज्योतिष आदि मंत्रियों का, व्यक्तियों का, विद्वानों का हम वर्णन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राजा शासन करता था, लेकिन हम राष्ट्रकूट अभिलेखों में कोई भी ऐसा अभिलेखी साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि मंत्रियों का विभाग क्या था, कौन से विभाग किसको मिलते थे, उसके कार्यों का भी बहुत सारे उल्लेख नहीं मिलते हैं। लेकिन जो लेखों से प्राप्त होता है उससे पता चलता है कि मंत्री जो हैं राजा के दाहिना हाथ थे। फिर हम देखते हैं कि राजपद वंशानुगत था तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन हमें योग्यता का भी प्रमाण मिलता है कि योग्यता के अनुरूप ही राजा अपने पुत्रों में से किसी को युवराज के लिए चुनाव करता था, अपना उत्तराधिकारी चुनता था। जैसे ध्रुव ने अपने पुत्र तृतीय पुत्र गोविंद तृतीय को चुना, जबकि उसका बड़ा पुत्र अस्तम था। फिर जो युवराज थे वह राजकार्य में राजा का सहयोग करते थे और राजा के साथ या स्वतंत्र रूप से सैन्य अभियान ले जाते थे और उसकी अनुपस्थिति में राज्य कार्य भी किया करते थे। और जब राजा की मृत्यु होती थी तो वह उत्तराधिकारी हो जाता था। फिर अगर हम जो राष्ट्रकूटों के शासन व्यवस्था को देखें, जो उसके सीधे राष्ट्रकूट साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में थे, राष्ट्रकूटों के एकदम सीधे नियंत्रण में आने वाले जो क्षेत्र थे वह कई भागों में बटा था। पहला था राष्ट्र का प्रमुख अधिकारी राष्ट्रपति होता था, वह आजकल के कमिश्नरियों के जैसा था। और यह वित्त विभाग का भी अधिकारी था, सैन्य विभाग का अधिकारी था। अपने क्षेत्र में जो परिक्षेत्र था, इसका जो प्रांत था, कमिश्नरी थी, उसमें इसको न्याय व्यवस्था और शांति व्यवस्था
और प्रशासनिक व्यवस्था सभी देखने होते थे। कर संग्रहण का भी कार्य इसको देखना होता था। इस तरह यह एक प्रमुख अधिकारी था। फिर अगर हम इसके नीचे देखें तो विषय था, जिसका अधिकारी विषयपति था, जो आधुनिक जिले के समान था, और इसमें लगभग 1000 गांव से लेकर 4000 गांव तक इसमें होते थे। और जो अधिकार राष्ट्रपति को राष्ट्र में था वही विषय में विषयपति को था। यह भी शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था, प्रशासन, शांति इत्यादि व्यवस्था का कार्यभार देखता था, सेना भी रखता था। फिर भुक्ति विषय भुक्तियों में बटा था। भुक्ति का अधिकारी भोगपति था। यह 50 से 70 गांव का एक समूह था। इसमें हम देखते हैं कि जो भुक्ति के भोगपति हैं वह एक देश ग्रामकूट नामक राजस्व लेखा अधिकारी, जो वंशानुगत अधिकारी था, उसके माध्यम से अपना शासन कार्य चलाते थे। और हम देखते हैं कि जो भुक्ति है वह गांव में बटा हुआ था। और गांव जो है एक अधिकारी जो मुखिया था, स्वतंत्र रूप से इसका पद वंशानुगत होता था, वह इसका प्रशासन, जो शांति व्यवस्था, भू राजस्व संग्रहण और या राजस्व का लेखा जोखा, खेतों का लेखा जोखा रखना, इसका काम था। या लेखाकारों का एक समूह अधिकारी वर्ग भी इसके पास था। उसी तरह भुक्तियों का काम भी था कि राजस्व संग्रहण, शांति व्यवस्था इत्यादि स्थापित करना इन क्षेत्रों में। इस तरह एक प्रशासन की स्पष्ट श्रृंखला थी। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट प्रशासन में नगर प्रशासन हो या ग्राम प्रशासन, दोनों में स्वायत्तता का भाव था और इसी तरह की व्यवस्था थी। इसमें जन समितियाँ होती थीं, और जन समितियों में हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य, वयस्क व्यक्ति उसमें रहता था, और जो वयोवृद्ध लोग थे उनको महत्तर कहा जाता था। और ये जो समितियाँ थी, जन समितियाँ, वह पाठशालाओं, सड़कों, तालाबों, चारागाहों, राजस्व इत्यादि से संबंधित सारी तरह के जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं उसको मुहैया कराती थी स्थानीय जो जनता थी। जो राष्ट्रकूट लेख है उसमें कहीं कहीं हमें विषय महत्तर और राष्ट्रकूट महत्तर का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। राज्य के आय का प्रमुख साधन भू राजस्व कर था, और भू राजस्व को उद्रंग अथवा भोग कर कहा जाता था, और यह उपज का चौथा भाग था। राजा संभवतः अनाज के रूप में राजस्व लेना पसंद करता था। और राजस्व के जो भू कर के अलावा अगर हम कोई राज्य की आय का साधन देखें तो वह खानों, वनों, विक्रय, चुंगी इत्यादियों से भी प्राप्त होता था। राष्ट्रकूट महत्वाकांक्षी थे और साम्राज्य विस्तार की इनकी लालसा थी, फलतः इन्होंने सेना रखा। एक तो राजधानी में अस्थायी सेना रहती थी और फिर सामंतों की सेना। अस्थायी सेना में इन्होंने सभी वर्गों के व्यक्तियों को रखा, और हम देखते हैं कि बंकेश, श्री विजय, मार सिंह जैसे जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी इसमें थे, फिर ब्राह्मण भी थे। और इन राजपूत शासकों का ज़्यादातर ध्यान पदाती यानी पैदल सेना पे था, और उसकी एक समृद्ध सैन्य व्यवस्था हम लोग को देखने को मिलती है। हालांकि राजा स्वयं भी सैनिकों का निरीक्षण, परीक्षण, उनके अभियान, उनके रसद इत्यादि, उनके अस्त्र शस्त्र इत्यादि की भी व्यवस्था करता था, और इसके लिए बहुत सारे अधिकारी भी थे। अगर हम राष्ट्रकूटों के धर्म से संबंधित तथ्यों पर अगर चर्चा करें तो देखते हैं कि राष्ट्रकूट धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। वह जैन, ब्राह्मण दोनों धर्मों को प्रश्रय दिए। देखते हैं कि अमोघ वर्ष ने जिनसेन जो कि जैन आचार्य थे उनको अपना गुरु बनाया, और वह उसके दरबार में रहते थे। उसी तरह कृष्ण के दरबार के गुरु थे गौड़भाद्र। फिर कृष्ण ने बनवासी में जैन बौद्ध विहारों को भी बनवाया। वैष्णव और शैव धर्मों का भी विकास हुआ। अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का उपासक था, उनको अपना अंगूठा काट के चढ़ा दिया था। फिर बौद्ध धर्म का प्रसार भी इस समय थोड़ा कम रहा, लेकिन हम देखते हैं कि कन्हेरी का बौद्ध विहार सर्वाधिक इस समय का प्रसिद्ध था। राजपूत शासकों ने इस्लाम धर्म को भी प्रश्रय दिया, और मस्जिद और उसमें पूजा पाठ से संबंधित उनको छूट थी। अगर साहित्य की चर्चा करें तो राष्ट्रकूट नरेश स्वयं ही विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक भी थे, और इनके संरक्षण में विद्वान और विद्या दोनों की प्रगति हुई। अमोघ वर्ष जो कन्नड़ भाषा का एक विद्वान शासक था, इसने कवि राजमार्ग की रचना किया। इसके राज्यसभा में आदि पुराण के लेखक जिनसेन रहते थे। फिर गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, तो अमोघ विरित के लेखक सक्तायन रहते थे। इस तरह इस समय में साहित्य
के क्षेत्र में कन्नड़ और संस्कृत दोनों साहित्यों का विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत में अभिलिखित साक्ष्य इसके मिलते हैं। कला के अगर क्षेत्र में हम देखें इन राजपूत शासकों का योगदान, तो हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में ये उत्साही निर्माण करता थे और इनके निर्माण से भारतीय वास्तुकला हो, शिल्पकला हो, सभी को महत्तर वृद्धि दिखी गई सभी में। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद स्थित एलोरा पहाड़ी की जो हिंदू गुहा मंदिर हैं जो प्राप्त होते हैं, उसमें अधिकांश का निर्माण इन्हीं शासकों के समय में हुआ था। और जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसकी आश्चर्यजनक शैली थी, यह प्राचीन भारतीय वास्तु एवं तक्षण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, संपूर्ण मंदिर एक पत्थर को काट के बनाया गया था। इसका विशाल प्रांगण था, 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा था, और इसमें बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे और इस मंदिर के छतों पे बहुत मूर्तियों की भरमार थी। इसका विशाल शिखर 4 तल्ला था, 4 मंजिला, जो कि संभवतः 95 फुट ऊंचा था। प्रवेश द्वार था, फिर मंडप था, और मंदिर के समीप ही हम देखते हैं कि एक जो मंदिर के समीप हम देखते हैं कि मंदिर के समीप की पाषाण काट कर एक लंबी पंक्ति बनाई गई थी जिसमें हाथियों की मूर्ति बनाई गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर की भित्तियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं, जिसमें हम गोवर्धन धारण किए कृष्ण, भगवान विष्णु, शिव के विविध रूपों, महिषासुर वध करती हुई दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए रावण द्वारा सीता हरण, जटायु युद्ध इत्यादि का अत्यंत कुशलता से हम उसका अंकन देखते हैं। फिर इस समय एलोरा के मंदिर में भी बहुत सारे, जैसे दशावतार, एलोरा मंदिर के अलावा इस क्षेत्रों में लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर अगर हम दशावतार मंदिर के निर्माण की देखते हैं तो इसका निर्माण दंती दुर्ग ने किया था। इस तरह जो राजपूत शासक थे कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिए, और साहित्य हो, कला हो, धर्म हो, सभी क्षेत्रों में राजपूतों के विशेष योगदान देखने को मिलते हैं। इस तरह हमारा जो प्रकरण है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।